नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे जिस तरह से गुलाम नबी आजाद को लेकर काफी बयान जो है वो सामने आ रहे हैं और पत्रकारों की तरफ से जब सवाल पूछे जा रहे हैं उसके बाद किस तरह से वो मोड़ते हुए जो है बाकी नेता भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद पर पूछे गए सवालों से कन्नी काट रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और वहीं पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बड़गाम में पत्रकारों के सवालों पर साधी चुप्पी और बिना कोई बयान दिए ही वापस लौटे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। तो साफ तौर पर अब जो तस्वीरें भी आपके समक्ष रखेंगे आप वहां पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से जब पत्रकारों की तरफ से उन्हें सवाल जो है वो पूछे गए तो किस तरह से वो कन्नी काटते हुए नजर आए, किस तरह से वहां से भागते हुए नजर आए हैं। लेकिन आखिरकार अब यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या कुछ सवाल जो है वो पत्रकारों की तरफ से पूछे गए थे और क्यों जो है इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कन्नी काटती हुई नजर आ रही है, यानी कि वहां से चुप्पी साधती हुई जो है नजर आ रही है। इन सवालों पर काफी सवाल यहाँ पर खड़े हुए हैं और वीडियो जो है काफी ज्यादा चर्चाओं में भी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से वहां से वो कन्नी काटते हुए नजर आए हैं, पत्रकारों के सवालों पर चुप्पी साधते हुए नजर आए और वहां से निकलते हुए नजर आए। उसके बाद काफी सवाल जो है यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और क्या कुछ पूरी जानकारी और जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़गाम का दौरा था और वहां से भी उसके हवाले से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो भी हम वहां पर रखेंगे और उन्होंने क्या कुछ बयान जो है वहां पर दिए हैं, ये सब चीजें जो है हम जानेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिस तरह से जब भी गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद की जिन्हीं नेता से बातचीत करने की कोशिश की है तो सबसे पहले तो उन्होंने सीधा निशाना जो है वो गुलाम नबी आजाद पर साधते हुए नजर आए हैं, या फिर बहुत ऐसे नेता है जो कि चुप्पी साधते हुए नजर आए और वहां से उनके तमाम पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं देते हुए नजर आए। काफी सवाल यहाँ पे भी खड़े हुए हैं और सवालों के जवाब ना देने में से एक नाम जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी इसमें शामिल हो चुका है और किस तरह से ये वहां से भी खिसकते हुए नजर आए हैं, ये तमाम जानकारी जो है आपके समक्ष भी रखेंगे। और क्या कुछ सवाल जो है वो पत्रकारों की तरफ से पूछे गए थे, ये सवाल जो है काफी ज्यादा अहम है, इस पर भी हम तमाम जानकारी जो है वो लेंगे, जो कि थोड़े समय में हमारे साथ हमारे संवाददाता अशरफ हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। अशरफ भी वहां पर मौजूद थे जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वहां पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे और उसी बीच में अचानक जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो वो किस तरह से वहां से भागते हुए नजर आए। तो चलिए बातचीत करने के लिए अशरफ हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। अशरफ, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो अगर बात की जाए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बड़गाम के दौरे की, तो उसके हवाले से क्या कुछ जानकारी है वो बताइएगा। हम आज की इस दौरे की बात करते हैं फारूक अब्दुल्ला की, जो कि पार्लियामेंट मेंबर भी है बड़गाम, श्रीनगर और गांधरबल के। तो ये उसी के इलाके में बड़गाम से करीबन 15 किलोमीटर दूरी पे ये गांव है जिसका नाम गांव है, जहां पर एक दो दिन पहले जो है दो मुकामी लड़के जो है शाम के टाइम में वो रेत निकाल रहे थे, तो अचानक से वहां पर लैंडस्लाइड हो जाता है और वो दोनों उसमें दब जाते हैं और मुकामी लोगों ने काफी कोशिश की उनको बचाने की। बिला आखिर जब उनको उससे निकाला गया तो बाद में हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां पर दोनों को जो है मुर्दा करार पाया गया। उसके बाद आज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने इस गमजदा खानदानों के साथ ताजियत के लिए वहां चले गए और वहां पर लोगों से खिताब भी किया, जिसके दौरान उन्हें लोगों से इस बात की यकीन दिलाई कि लोगों को इकट्ठा रहना चाहिए और लोगों को जो है हर एक मुसीबत का जो है एक साथ मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि ये जो गमजदा खानदान है इनके आने वाले दौर शायद इनके लिए मुश्किल हो सकते हैं। तो सबको मिलजुल कर जो है इस खानदान के साथ, इन दोनों खानदान के साथ जो है साथ साथ चलना होगा, ताकि इनको ना लगे कि हम इस दुनिया में अकेले हैं। तो इस बात का इजहार उन्होंने किया। और साथ ही जब हम फारूक अब्दुल्ला की आज की सियासत के हवाले से बात करते हैं तो हमने देखा कुछ दिनों से लगातार जहां पर कहीं पर भी कोई मर जाता है तो वहां पर ताजियत के लिए चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो या फिर और भी कोई पार्टी लीडर है वो वहां पर चला जाते हैं और वहां पर एक तो ताजियत करते हैं और साथ ही कहीं ना कहीं इस बात का भी इशारा दिया जाता है कि आने वाले दिनों में जब भी यहाँ पर इलेक्शन होंगे तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करे। इस तरह का भी इशारा देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने वहां पर लोगों से बात की और हमने जब फारूक अब्दुल्ला से बात करने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरह से हम इस वक्त देख रहे हैं कश्मीर में, खासकर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, काफी ज्यादा इस वक्त जो सियासी हलचल चल रही है वो गुलाम नबी आजाद को लेकर चल रही है। तो उस पर हमने कोशिश की थी कि हम फारूक अब्दुल्ला साहब करें, मगर उसने जो है बात करने से इनकार कर दिया। जी धन्यवाद।
बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि जब आपने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। ये भी जानना चाहेंगे, सभी दर्शक जो है ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सवाल जो है वो वहां पर है, क्या सवाल आपने जो है उनसे पूछे और क्या वजह रही कि इस तरह से चुप्पी जो है वो साध रहे हैं? देखिए, जहां तक हम अगर हम ताज़ियत मजलिस की बात करते हैं तो ये एक ताज़ियती मजलिस होता है, मगर जो मीडिया पर्सन वो इस बात का ही इंतजार, चाहे वो ताज़ियत हो या कोई आम जलसा हो, वहां पर जाते हैं, कोशिश करते हैं जो वहां पर लीडर होते हैं उनसे बात करें। और हमारा जो सवाल आज का यही था फारूक अब्दुल्ला से कि आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, एक नया पार्टी लेके आ रहे हैं, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में शायद 4 तारीख को जम्मू में उसकी एक सभा होने वाली है, उसमें वो ऐलान भी कर सकते हैं कि जो पार्टी है गुलाम नबी आज़ाद की नई, शायद वो वहां पर उसका ऐलान भी कर सकते हैं। ये 4 तारीख को पता चलेगा। उस हवाले से हमने कोशिश की थी, हम फारूक अब्दुल्ला से इस बात से आगाही उससे पूछे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, क्या कोई सियासत पे उसके असर पड़ सकता है, किस तरह जो लीडर्स इस वक्त दल बदली कर रहे हैं, किस तरह से पार्टियां इस वक्त जो है रिजाइन दे रही है कांग्रेस से, तो वो गुलाम नबी आज़ाद को जो है ज्वाइन करें, तो कितना असर इससे जो है जम्मू कश्मीर की सियासत पे पड़ने वाला था। तो इस बारे में हमने बात करनी चाहिए थी फारूक अब्दुल्ला से, तो उसने जो है बात करने से इनकार कर दिया। जी बिल्कुल अशरफ, जिस तरह से आपने बताया कि आप सवाल जो है उनसे पूछ रहे थे, उन्होंने इनकार कर दिया, जो रिएक्शन जो है उनकी तरफ से देखने को मिला, उससे क्या साबित होता है कि वो फिलहाल जो है इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहते या फिर कोई और प्लान जो है उनका भी चल रहा है? देखिए, जहां तक हम अगर इस सवाल की बात करें या फारूक अब्दुल्ला से सवाल की अगर हम बात करें, तो जाहिर सी बात है उसने इस बात से फिलहाल चुप्पी कर दी कि उसने किसी सवाल का जवाब न देते हुए वो गाड़ी में चढ़े, और उसके हालांकि उसको दूसरे जगह भी जाना था जहां फिर वो नहीं चले गए। तो जाहिर सी बात है वो इस टाइम गुलाम नबी आज़ाद कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद आने वाले दिनों में लग रहा है जिस तरह से आज़ाद एक मजबूत लीडर जो है जम्मू कश्मीर के माने जाते हैं, शायद आने वाले दिनों में अगर यहाँ इलेक्शन होते हैं, क्या उनको कहीं आज़ाद की जरूरत ना पड़े या आज़ाद को इनकी जरूरत ना पड़े, तो इस तरह शायद अंदाजा ये लगा सकते हैं। उससे उसने किनारा कश करते हुए इन सवालों का जवाब दिया। जी चलिए अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अशरफ, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी, बताया कि क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से वहां पर क्या कुछ सिचुएशन रही, क्या कुछ रिएक्शन जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी वहां पर देखने को मिला। और बात है चुप्पी साधने वालों की लिस्ट में एक नाम जो है इनका भी शामिल हुआ है। चलिए अब रामबन की ओर भी रुक कर चलते हैं और वहां पर किस तरह से सरकार जो है कोशिश कर रही है, टूरिज्म को किस तरह से बढ़ावा दे रही है, इस ओर भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी भी है। और इस तरह से आपको बताते चले कि मंजर आम पर आएगा रामबन जिले के गुमनाम पर्यटन स्थल और साथ में पोंगल परिस्थान पर पर्यटन को मानचित्र पर लाने की मुहिम जो है वो शुरू हो चुकी है। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन मिलकर कर रहा है कोशिश। और आपको बता दें कि खूबसूरत और हसीन वादियों के लिए जाना जाता है पोंगल परिस्थान। और आपको बता दें कि सबसे पहले रामबन की बात की जाए तो रामबन में उतना ज्यादा टूरिस्ट जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है, और जितना ज्यादा टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर पहुंच पाएगा उतना ही ज्यादा इकोनॉमिक को जो है बढ़ावा मिलेगा। और उसी बीच में रामबन में भी पूरी कोशिश की जा रही है कि टूरिस्ट जो है वहां पर पहुंच सके और उन चीजों को सामने ला सके जो अभी तक पर्यटन स्थल से काफी ज्यादा दूर है। उसी में से अगर हम पोंगल परिस्थान की बात करते हैं तो ये वैसे ही खूबसूरत हसीन वादियों को लेकर काफी ज्यादा जाना जाता है, लेकिन पर्यटक का यहाँ पर पहुंचने के लिए और बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर प्रशासन जो है पूरी तरह से कोशिश कर रही है। ये सवाल यहाँ पर काफी खड़े हो रहे कि किस तरह से कोशिश कर रही है और कब तक जो है पर्यटन यहाँ पर पहुंच पाएंगे। काफी सवाल यहाँ पर भी खड़े हो रहे हैं और किस तरह से देखरेख जो है यहाँ पर जो है तमाम चीजों की देखने को मिलेगी और कब से पर्यटन जो है इस ओर भी रुक कर पाएंगे और कितने दिन वहां पर रुक पाएंगे, किस तरह की वहां पर सिचुएशन जो है वो रहेगी, किस तरह से वहां पर प्रशासन जो है वो कोशिश कर रही है कि इसको पर्यटन स्थल जो है वो बनाया जाए। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरत वादियां हैं यहाँ पर और कितना खूबसूरत मंजर वहां पर लग रहा है। और एक बार वैसे भी अगर हम कश्मीर की बात करें तो सब जानते हैं कि कश्मीर में एक बार अगर कोई जाता है तो हर बार वो वहां पर जाता ही रहता है, क्योंकि उसका मन नहीं करता कि वो कश्मीर से जो है वापस आए। इतनी ज्यादा खूबसूरत इतनी वादियां जो है वहां पर नजर आती है और उसी में से रामबन को भी एक
इसी तरह से खूबसूरत वादियां जो है उसे और बढ़ाने के लिए और उसे निखारने के लिए प्रशासन जो है पूरी तरह से कोशिश अब कर रही है। और किस तरह की कोशिश यहाँ पर हो रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं। आप तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा खूबसूरत है, कितनी वादियां यहाँ पर हैं और किस तरह से वहाँ पर पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। और खास तौर पर ये देखा जाए जिस तरह से पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार जो है वो भी वहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। तो चलिए तमाम जानकारी लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे वैसे अगर बात की जाए इस पोंगल परिस्तान की, तो वैसे ये खूबसूरत और इसकी हसीन वादियों से लेकर ये काफी ज्यादा जाना जाता है। अब प्रशासन इसे कोशिश कर रही है और पर्यटन स्थल जो है ताकि यहाँ पर उसके बीच में से शामिल किया जाए, पर्यटन यहाँ पर पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर पहुंच सके। तो किस तरह की कोशिश जो है यहाँ पर चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए तंदीप, मैं आपको एक चीज बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है जब हम टूरिज्म की अगर बात करें, क्योंकि हमारे पास कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लोकल जो टूरिस्ट जाता है। चाहे हम डगंटा प्रामाकंड की बात करें, हमारे पास महू है, हमारे पास पोगल सरगली का भी इलाका है। तो आज की डेट में, क्योंकि हमने देखा साल 2022 के आगाज में ही महू फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, 2 दिन लगभग वो चला, क्योंकि कई बार मीडिया के जरिए से खबरें चली थी कि इन जगहों को इग्नोर किया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है। जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कई बार जो भी टूरिज्म के हायर अथॉरिटीज है उन तक पहुंचे, लोग पहुंचे वहां तक कि जनाब आप इस तरफ तवज्जो दें। और आज की डेट में एक पॉजिटिव स्टेप है डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म का, जो इन कोलैबोरेशन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन 2 डेज का जो 2 दिन का सरगली फेस्टिवल, जो पोगल फेस्टिवल का नाम जिसे दिया गया है, वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जहां 3 और 4 सितंबर को वो चलेगा, जिसमें ट्रैकिंग होगा, जिसमें नेचर वॉक होगा, कल्चरल प्रोग्राम होगा, यानी ये तमाम चीजें होंगी। और कहीं ना कहीं वहां के लोगों में नहीं बल्कि हम पोगल परिस्तान तहसील की बात करें, उसके अलावा भी अगर अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट हम बात करें तो हर जगह इस कदम की जो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन का कदम है, इसकी सराहना कर रहे हैं। और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज अगरचे पहले महू फेस्टिवल का आगाज हुआ, उसका एहतमाम हुआ, उसके बाद सरगली फेस्टिवल का, और इसी तरह से दीगर जो यहाँ की अनएक्सप्लोर्ड जो जगह हैं, जो डेस्टिनेशंस है, उनकी तरफ भी तवज्जो दी जाएगी डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि वहां भी इस तरह के जो फेस्टिवल्स का एहतमाम हो और वहां के उन एरियाज को डेवलप किया जाए, टूरिस्ट स्पॉट के बतौर जो है लोगों के सामने रखा जाए। जब कल वहां पे जो फेस्टिवल होगा उसमें जो तमाम एक्टिविटीज होंगी, जिसमें हम नेचर वॉक की बात करें, ट्रैकिंग वगैरह, फिर कल्चरल प्रोग्राम्स की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट के बाहर से भी लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज होगा और डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म का कहीं ना कहीं वालेहाना इस्तकबाल किया जा रहा है वहां के लोगों की तरफ से, लोग वहां के कोऑपरेट कर रहे हैं। और लोगों में कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि जो नाउमीद होकर आ गए थे कि जनाब हमारे यहाँ काफी सारे डेस्टिनेशंस तो है जहां टूरिज्म मैप पर अगर उन्हें लाया जाए तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज वो भी बढ़ेंगी। तो अब कहीं वो उम्मीदें जो है लोगों की कहीं ना कहीं मैं कहूं कि लोगों की उम्मीदें जो वाबस्ता थी आज वो कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। और लोगों की उम्मीद है कि जनाब जल्द से जल्द महू फेस्टिवल, उसके बाद पोगल फेस्टिवल, इसके बाद दीगर किसी जगह को भी आइडेंटिफाई करके वहां भी इस तरह के फेस्टिवल का एहतमाम किया जाएगा, ताकि वहां के एरियाज को डेवलप करने के साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फराहम की जाती है। बिल्कुल नदीम, वहीं पर ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से प्रशासन जो है यहाँ पर कोशिश कर रही है, जो पर्यटन वहां पर पहुंचेंगे कितने दिन वहां पर रुक सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए तंदीप, मैं आपको एक चीज बता दूं कि सरगली का जो मकाम है जहां पर 2 दिन का पोगल फेस्टिवल का एहतमाम किया जा रहा है, वहां रोड से काफी दूर है, लेकिन ये कदम है तो जाहिर सी बात है वहां पे रोड कनेक्टिविटी भी पहुंचेगी। वहां पे टेंट्स वगैरह जो भी टूरिज्म है उसकी तरफ से लगाए गए हैं, क्योंकि 2 दिन का फेस्टिवल होगा, 3 और 4 सितंबर का। कल सुबह से ही इसका जो है आगाज हो जाएगा और 4 की शाम ये इख्तिताम को पहुंचेगा, जिस दौरान वहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी पहुंचेंगे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी, और जो पहले से ही वहां पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो नोडल ऑफिसर वहां पे तैनात किए गए हैं एसडीएम रामतू, उन्हें वहां पे भेजा गया है। उसके बाद टूरिज्म की तरफ से भी नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया गया है, उन्हें भी वहां पे भेजा गया है, जो इंतजाम कर रहे हैं वहां पे उन लोगों के लिए जो वहां जाएंगे, चाहे वो ट्रैकिंग के लिए जाए, कल्चरल प्रोग्राम के लिए जाए, फिर नेचर वॉक के लिए जाए।
2 दिन का फेस्टिवल चलेगा और इंतजाम पहले से ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन और डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म की तरफ से किए गए हैं और किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, वहीं पर साथ ही साथ रोजगार को लेकर भी बात करें तो इससे बहुत ज्यादा रोजगार जो है वो भी वहां पर पैदा होगा, तो उसको लेकर लोगों में किस तरह की खुशी जो है वो देखने को मिल रही है, या फिर उसको लेकर किस तरह की बातें जो है प्रशासन की तरफ से सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए तंदीप, जाहिर सी बात है जब वहां पे टूरिस्ट का आना जाना होगा और जब 2 दिन का मेला होगा, जाहिर सी बात है बाहर से जब लोग वहां पहुंचेंगे तो वहां पे जो लोकल बिजनेस यूनिट होल्डर जिनके छोटे यूनिट्स हैं उन्हें काफी जो है बड़े पैमाने पर फायदा होने वाला है और उन लोगों के अंदर एक खुशी है। और आज की डेट में डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोलैबोरेशन में जो प्रोग्राम हो रहा है इसको लेकर काफी खुश है, कदम की सराहना कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे कि वाले वक्त में भी इस तरह के प्रोग्राम्स का जो एहतमाम किया जाएगा, इस तरह के प्रोग्राम जब ऑर्गेनाइज होंगे तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। चलिए नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी, बताया क्या कुछ सूरत हाल है और किस तरह से प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रहा है, उन जगहों को एक्सप्लोर किया जा रहा है जहां पर पर्यटन जो है वो पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। राजौरी की तरफ रुख करेंगे, जहां पर नशा मुक्त को लेकर किस तरह से प्रशासन की तरफ से अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो आपको बता दें कि राजौरी में बाघ की खेती के नष्ट करने की मुहिम जो है वो शुरू है और राजौरी पुलिस ने बेला कॉलोनी में चलाया बड़ा अभियान और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पुलिस प्रशासन ने कसी है अपनी कमर। और कितना ज्यादा जरूरी है ये, क्योंकि जिस तरह से यूथ को इन सब चीजों से दूर करने के लिए जागरूक जो है वो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि जो युवा है, जो हमारे आने वाला कल है, भविष्य है, वो इन सब चीजों से हटकर जो है वो किसी और तरफ जो है वो ध्यान दे। इसी पर आपको साफ तौर पर बताएंगे कि किस तरह से हमारे संवाददाता जमशेद मलिक ने जो है वो बातचीत की है मोहम्मद असलम से, जो कि एसएसपी है राजौरी में। मुखालिफ पुलिस की कार्रवाइयां लगातार जारी हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से कई मंशियात फरोशों को हिरासत में भी लिया गया और लगातार इस तरह की कार्रवाइयां पुलिस की तरफ से जारी हैं। आज पुलिस की तरफ से एक और कार्रवाई शुरू की गई है, जानेंगे एसएसपी राजौरी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे सर आज की कार्रवाई किस तरह की थी। ये जो नशा मुक्त भारत का अभियान जो यहाँ पे जो है जैसे सरकार ने इनिशिएट किया हुआ है, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो राजौरी में भी हमने एक इनिशिएटिव जो है लिया है। इसमें ये जॉइंट एक ये हमारी मुहिम है जिसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, राजौरी म्यूनसिपैलिटी और ड्रग एंड फूड महकमा जो है मिलके जो है ये यहाँ पे इस टाइम काम चल रहा है। यहाँ पे जो नेचुरल ग्रोथ भांग वगैरह की होती है उसको बहुत हमें इलाकों की निशानदेही की है और उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और जॉइंटली, और जो बाकी इलाके हैं तहसील लेवल, सब डिवीजन लेवल, उस पर भी जहाँ जहाँ जो है वो हमने इलाके आइडेंटिफाई किए हुए हैं उनको इसको ग्रोथ को हम ख़त्म करेंगे और नशा की जो बिद्दत को ख़त्म करने की के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। सर लगातार पुलिस की तरफ से मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, क्या ऐसा कोई आगे इनकी तरफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिससे पहले देखने को मिलता था जो बार बार लोग हिरासत में लिए जाते थे इन पे पीएसए लगाया जाता था, लगातार कुछ लोगों की दोबारा गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या इन पे भी इस तरह के कोई कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल, हमारी कोशिश रहेगी जो जैसे जो रिपीटेड केसेस होंगे, जो एक बार इसमें ड्रग पेडलिंग में रहे, दूसरी बार गिरफ्तार हो गए, तीसरी बार हुए, तो ऐसे जो लोगों को हम आउट ऑफ सर्कुलेशन करेंगे और उनको जो है वो उनको डिटेन कराएंगे। ये थे हमारे साथ एसएसपी राजौरी, जिनकी तरफ से आज राजौरी के बेला कॉलोनी इलाके में एक बड़ी ड्राइव चलाई गई है, जहां नेचुरल भांग की जो खेती होती है, नेचुरल होती है, इसको ज़ाया करने के लिए पुलिस का एक बड़ा अमला इस वक्त लगाया गया है। इसको ज़ाया करने के लिए इसके साथ म्यूनसिपैलिटी की अगर बात करें या महकमा सोशल वेलफेयर की बात करें या दिगर महकमों की बात करें, उनकी तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि राजौरी में पिछले कुछ अरसा से पुलिस की तरफ से दोबारा मंशियात मुखालिफ मुहिम काफ़ी तेज़ की गई है और इसी मुहिम के चलते आज राजौरी में पुलिस की तरफ से नेचुरल पैदा होने वाली भांग को भी ज़ाया किया जा रहा है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। तो चलिए अब
सांबा की ओर रुक कर चलते हैं, वहां की सूरत हाल लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से वहां पर स्पोर्ट काउंसिल की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से किस तरह से अनदेखी की बातें जो है वो सामने आ रही है। पूरी जानकारी आपको बता दें तो मात्र 2 चौकीदारों के कंधे पर सांबा के इंडोर स्टेडियम की जिम्मेदारी जो है वो रखी गई है। रखरखाव न होने से बद से बदतर हो चुकी है स्टेडियम की हालत और स्पोर्ट काउंसिल के अधिकारी नहीं दे रहे स्टेडियम पर तवज्जो। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी स्पोर्ट काउंसिल ने मूंदी हैं अपनी आंखें। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मात्र 2 ही चौकीदारों पर पूरे स्टेडियम की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है और इसके रखरखाव के लिए के चलते जिस तरह से 2 यहाँ पर चौकीदारों को रखा गया है, उसके बाद भी यहाँ पर बद से बदतर हालत जो है वो स्टेडियम की हो चुकी है। करोड़ों रुपए इस वक्त यहाँ इसके लिए खर्च चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसके रखरखाव के लिए कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाया जा रहा है और सिर्फ आंखें मूंद कर जो है वो स्पोर्ट काउंसिल के अधिकारी जो है वो बैठे हैं। इस तरफ कोई भी ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा है। क्या इसकी वजह है, क्यों इस ओर ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा है, वहीं पर हम बातचीत करेंगे। थोड़े समय में हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन करेंगे, उनसे भी जानेंगे उन्होंने किसी अधिकारी से बातचीत की है, सवाल किए हैं कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों इस ओर ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा, क्यों इंडोर स्टेडियम को इस तरह से जो है वो छोड़ दिया गया है। और वहीं पर अगर स्पोर्ट्स को लेकर बातचीत की जाए तो जहां पर एक तरफ सरकार जो है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए लगातार अभियान जो है वो भी चलाती हुई नजर आ रही है, तमाम कोशिश जो है वो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो स्पोर्ट काउंसिल के अधिकारियों की तरफ से किस तरह से यहाँ पर स्टेडियम को जो है इस तरह से छोड़ दिया गया है, इस तरफ ध्यान जो है वो बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। तो इन पर काफी सवाल जो है वो खड़े भी हो रहे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि क्या कुछ इसके सूरत हाल है। यहाँ से इन तस्वीरों से हम साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पोर्ट काउंसिल के अधिकारी जो है वो स्टेडियम की तरफ कितना ही ध्यान जो है वो दे रहे हैं। तो ये भी बता दें, जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ 2 ही चौकीदारों पर पूरे स्टेडियम की जिम्मेदारी जो है वो रखी गई है। तो ये काफी सवाल जो है यहाँ पर ये भी खड़े होते हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह है, क्योंकि जिस तरह से जो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं यहाँ से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्पोर्ट काउंसिल के अधिकारी जो है वो किस तरह से इस ओर ध्यान जो है वो दे रहे हैं। बद से बदतर हालत जो है वो स्टेडियम की हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अगर इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम सांबा की बात करें तो उसकी हालत जो बद से बदतर होती जा रही है। इसका रखरखाव देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। कुछ दिनों पहले की अगर बात करें, कुछ 2 से 3 महीने पहले तो यहाँ जो मैनेजर थे वो बड़े अच्छे तरीके से इसकी देखभाल भी कर रहे थे, लेकिन उनकी ट्रांसफर होने के बाद यहाँ जो दूसरे मैनेजर आते हैं उनकी भी बताया जा रहा है कि ट्रांसफर किसी और जगह हो चुकी है, बताया जा रहा है कि अटैचमेंट हुई है। तो उसके बाद कोई भी यहाँ पर इसकी देखभाल के लिए आज तक नहीं आया और हालत यहाँ बद से बदतर है। कुर्सियां टूटी पड़ी है और खासतौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही कोई मूलभूत सुविधा जो खेलने के लिए यहाँ के युवाओं को मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही है। हालांकि ये करोड़ों रुपए से यहाँ पर ये बिल्डिंग बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पैसे का दुरुपयोग हुआ है। जो बच्चे तमाम यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो हम जो खेलो इंडिया का नारा देते हैं, हम नारा देते हैं कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अगर यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं बच्चों को युवाओं को खेलने के लिए नहीं मिलेंगी तो किस तरह से वो अपना टैलेंट निखार पाएंगे। यही एक मात्र प्लेटफॉर्म जो वो दिया गया यहाँ इन तमाम युवाओं को कि अपना वो टैलेंट निखारे, वो नेशनल लेवल पर खेले, इंटरनेशनल लेवल पर खेले, आगे जाकर और जब कश्मीर का नाम रोशन करे। लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जेएंडके ने जो सौगात दी, ये सौगात ऐसा लग रहा है कि किसी काम नहीं आ रही है। इसी को लेकर यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी अपना जो रोष है वो प्रकट किया है। तमाम युवा जो यहाँ खेलने के लिए आते हैं उन्होंने भी अपना रोष प्रकट किया है कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ का रखरखाव नहीं किया जा रहा, यहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और सुनने में ये भी आया कि यहाँ के जो चौकीदार है जो उसकी पूरी देखभाल कर रहे हैं रात के समय में या दिन के समय में, तो उनको भी 6-6, 7-7 महीने की तनख्वाह जो वो नहीं मिल पाई है, ना ही यहाँ पे स्टाफ है। इस तरह की चीजें यहाँ पर है ही नहीं। तो किस तरह से ये जो स्पोर्ट्स काउंसिल ने सौगात दी थी, इस सौगात का कोई फायदा आने वाले दिनों में या अभी जो है वो नहीं मिल पा रहा है तमाम लोगों को। यहाँ के आज जनप्रतिनिधि भी सामने आए हैं जो अपनी आवाज, अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और सेक्रेटरी जो स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जेएंडके है उनको भी संदेश लगातार दिया गया है, लेकिन कोई भी उनकी तरफ से जो जवाब है, रिप्लाई है वो नहीं मिल पाया। उसी को लेकर ये आप हालत देख सकते हैं कि इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम की जो हालत है वो लगातार बद से बदतर होती जा रही है।
बिल्कुल ऋषि, जिस तरह से आपने ये भी बताया कि वहां पर चौकीदारों को काफी समय से उनकी तनख्वाह जो है वो भी नहीं मिल पा रही है, वहीं पर एक तरफ अगर सरकार की बात करें तो वो हर जगह पर, हर गांव में लगातार खेल को और बढ़ावा देने के लिए काफी अभियान जो है वो करवा रही है, काफी लोगों को जागरूक कर रही है ताकि जो युवा है वो इस ओर ध्यान दे। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो स्पोर्ट काउंसिल के अधिकारियों की तरफ से तो वो स्टेडियम की तरफ बिल्कुल भी ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रही है। तो क्या आपने किसी अधिकारी से बातचीत की है? देखिए, दो चीजें हैं, एक तो यूथ सब्सिडेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है सांबा का, और दूसरा है ये स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ J&K। यहाँ पर ये इंडोर स्टेडियम है, इसी के साथ एक आउटडोर स्टेडियम है जो यूथ सब्सिडेंट स्पोर्ट्स अंडर आता है। उसकी भी हालत जो है बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन जो शिकायतें स्टेडियम को लेकर आ रही थी, तो हमने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है जिन्होंने हमारे साथ संपर्क किया, उन्होंने कहा कि हमने अधिकारी, जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं, उनके साथ कई बार हमने संपर्क करने की कोशिश की है। उनकी तरफ से कोई भी लाइजनिंग उनके साथ नहीं हो पा रही, कोई भी उनका जवाब जो नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर कहां पर वो अपनी बात जो जाकर रखे। एलजी प्रशासन को लगातार मीडिया के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी सुनने को जी कहा जा रहा है कि अधिकारी बात को नहीं सुन रहे। तो आगे किस तरह से बच्चों का जो फ्यूचर जो स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है, स्पोर्ट्स के माध्यम से जो युवा आगे बढ़ेंगे, तो किस तरह से वो अपना टैलेंट निखार पाएंगे और वो देश के लिए कुछ करेंगे। ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो वो ये युवा भी छूट रहे हैं, भी छूट रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, काफी सवाल जो है यहाँ पर वो खड़े हो रहे हैं। चलिए ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है वो हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और स्टेडियम की क्या कुछ सूरत हाल है वो अभी आपके सामने है। तो चलिए इसी के साथ अब समय भी आ गया है अलविदा लेने का। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।